everyone, welcome to Gyan Achievers. I am Shalini Sharma in front of you and how are you? I hope you all are doing well. तो स्टूडेंट्स हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे जिसके अंदर हमने प्राइमरी फंक्शंस की पूरी स्टडी कर ली थी जिसके अंदर हमने एडवांसिंग लोन्स और डिपॉजिट के बारे में डीपली स्टडी की थी। तो आज हम कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी फंक्शंस को हमने टू पार्ट से डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन है एजेंसी फंक्शंस एंड सेकंड वन है हमारे जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो फर्स्ट वन एजेंसी फंक्शंस, उसके अंदर है कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट। ऑब्वियसली है कि अगर आपने लोन लिया है क्लाइंट ने तो अब उससे कलेक्शन करना है और कलेक्शन के लिए जो भी वर्क है वो सारे का सारा कमर्शियल बैंक्स का है। वो किस बेस पे कलेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट अच्छा है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है तो फिर तो कोई नो इशू। अदरवाइज आपने क्या नोटिस भेजना है, क्या स्टेप्स उठाने हैं, वो सारी वर्किंग जो है वो बैंक्स की होती है। तो इसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि बैंक्स जो हैं, अब कलेक्शन तो हो गया, साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप क्लाइंट के बिहाफ पे भी कलेक्शन कर सकते हो या पेमेंट कर सकते हो। जैसे रेंट की पेमेंट करनी है या आपने कार खरीदी है तो कार की अब इंस्टॉलमेंट्स जो पे कर रहे हैं वो आपकी हेडेक नहीं है, आपके अकाउंट में बस बैलेंस होना चाहिए। टाइम टू टाइम बैंक के पास आपका ही अकाउंट है और उसमें से वो इंस्टॉलमेंट कट हो जाती है, तो वो बैंक्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स को पे कर रहा है इनडायरेक्टली। तो वही है, अब कलेक्शन करना है। अगर हमने कार ली है तो और मान लीजिए आपने मारुति से ली है तो मारुति के अकाउंट में क्या हो रही है, वो कलेक्टिंग हो रही है। तो ये सारी वर्किंग जो है वो बैंक्स के थ्रू हो रही है। क्लियर है? इसके अंदर आपको ना मारुति कंपनी के पास जाने की जरूरत है, ना मारुति कंपनी को आपके पास आने की जरूरत है। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो बैंकिंग के थ्रू हो रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, और ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हैं। सेकंड वन है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज की परचेज एंड सेल हो रही है, वो भी किसके थ्रू हो रही है, कस्टमर्स के बिहाफ पे हो रही है। बैंक परफॉर्म कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ ब्रोकर। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई भी सिक्योरिटीज खरीदनी है, सिक्योरिटीज के अंदर आप ले सकते हो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कुछ भी ले सकते हो। तो उनकी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कौन करता है, बैंक करता है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आपका डीमैट अकाउंट बनना है, तो वो सारे का सारा बैंक के थ्रू हो रहा है। तो परचेज और सेल जो सिक्योरिटीज की है उसका भी सारा फंक्शन हम बैंक के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट वन है एज ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवाइस की इसके ऊपर लोन हो सकता है या नहीं, किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या ये रजिस्ट्री हो पाएगी, वो सारी वर्किंग भी आपको बैंक समझा देता है। आपने देखा है कई बार बैंक्स कहते हैं कि हम इस पे आपको लोन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। कई बार हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि कोई बिल्डिंग है, अगर न्यू बिल्ट है फिर भी उस पे हमें लोन नहीं मिलता है, तो कुछ इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज को सारे का सारा एक तरह से हम बैंक से कंसल्ट करते हैं कि आप इस पे हमें लोन दोगे। क्यों? क्योंकि बैंक वर्क करता है एज ए ट्रस्टी, एज ए एग्जीक्यूट करता है, वो हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो एक तरह से ये, और ये जो फंक्शनिंग होते हैं ये पूरी की पूरी एक्सपर्ट स्टाफ से होती है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, 100% एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट वन है रेमिटेंस ऑफ मनी। मनी आपने भेजनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो भी किसके थ्रू होती है, बैंक के थ्रू होती है। आज हम जो पेटीएम से रिलेटेड वर्क करें वो एक तरह से बैंक से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो मनी की पेमेंट्स हो रही है, मान लीजिए मैं आपको चेक के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ या कोई भी अदर मीन से पेमेंट हो रही है, तो वो सारी की सारी आपकी बैंक्स की हेल्प से ही होती है। नेक्स्ट वन है रिप्रेजेंटेशन एंड कोरस्पॉन्डेंस। एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है। रिप्रेजेंटेटिव एंड कोरस्पॉन्डेंस के अंदर आप ले लोगे कि अब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी चेकिंग होती है, तो बैंक के थ्रू भी बैंक आपको रिप्रेजेंट करता है
ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो कि बैंक जो है वो एक तरह से ट्रैवल टिकट्स है, बुकिंग वगैरह करनी है, पासपोर्ट से रिलेटेड करनी है, तो उसका पूरे का पूरा वर्क जो है एज़ ए बैंक, एज़ ए रिप्रेजेंटेटिव बाय बैंक फॉर द बिहाफ ऑफ कस्टमर, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के लिए कौन करता है? बैंक करता है। नेक्स्ट वन है बुलियन ट्रेडिंग। बच्चे जो गोल्ड के अंदर आपकी ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की परचेज सेल, जो सराफा बाजार जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी बायर और सेलर ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, वो क्या होती है? हमारी बुलियन ट्रेडिंग। तो वो बुलियन ट्रेडिंग के अंदर भी बैंक जो है उसका एक फंक्शन होता है, बैंक हमारी हेल्प करता है। ये सारे कौन से थे? ये थे हमारे एजेंसी फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट वन है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी मीन जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ में हम देखते हैं। फर्स्ट वन है लॉकर फैसिलिटीज। हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या गोल्ड वगैरह जो भी आपकी ज्वेलरी है वो सारी की सारी हम बैंक्स में लॉकर में रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से सेफ होता है। इसका कुछ चार्ज होता है एनुअली, जो कि बहुत थोड़ा होता है, ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हमारी जो भी एसेट है वो सिक्योर रहती है और बहुत कम चार्जेस पे। तो इसको भी, ये भी हमारी बैंक जो है वो लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन है एक्टिंग एज ए रेफरी। रेफरी के अंदर आप ये बोल सकते हो कि बैंक जो है वो किसी कस्टमर की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। वेदर इट मे बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है उसके बारे में भी बैंक इंफॉर्मेशन दे देता है। तो एज ए रेफरी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि बैंक एक्टिंग एज ए रेफरी। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि मैंने कुछ मान लीजिए मनी ली है, तो मैं आपको एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट पे लिख के देती हूँ कि मैं आपको 15 डेज के अंदर ये पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो जो बैंक है वो इशू करता है और बैंक एज ए प्रूफ होता है कि बैंक ने आपका एक तरह से क्या किया है कि सिक्योर जोन समझ लीजिए, आपकी एज ए सिक्योरिटी दी है कि ये पर्सन जो है वो 15 डेज में आपके अमाउंट को पे कर देगा। तो ये भी कब करेगा? जब बैंक को पूरा ट्रस्ट है कि हमारा क्लाइंट ये पेमेंट कर देगा। तो ये होता है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्टिंग एज अंडरराइटर। बच्चे अब अंडरराइटर क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी है, अब वो कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, उस पे अभी कोई ट्रस्ट नहीं है मार्केट के अंदर। तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स मान लीजिए कोई गवर्नमेंट शेयर्स हैं, कोई गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स हैं, उनको एज ए गारंटी देता है या बैंक्स खरीद लेते हैं। और बैंक वर्क करता है कि अंडरराइटर एज एन एजेंट वर्क करता है कि ये शेयर्स सेफ हैं, तो हमें उस बैंक पे ट्रस्ट होता है, तो हम उस कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर लेते हैं। या आप ये कह सकते हो कि बैंक्स उस गवर्नमेंट शेयर्स को या उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेता है और गवर्नमेंट की एक अच्छी गुडविल है मार्केट में, तो हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट, सॉरी, बैंक्स पे ट्रस्ट करके और हम उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कंपनी न्यू शेयर्स इशू कर रही है, अब उन न्यू शेयर्स का अभी मार्केट में तो ट्रस्ट नहीं था, लेकिन बैंक ने उसको ट्रस्ट को इंक्रीज कर दिया। बैंक की क्रेडिबिलिटी की हेल्प से वो शेयर्स के में जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज होके सेल हो गई, वो शेयर सेल हो गए। तो एक्टिंग एज ए अंडरराइटर। एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक्स। आपको किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक्स जो हैं वो आपको उस पर्सन की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि इट ऑल्सो एक्टिंग एज ए इंफॉर्मेशन बैंक्स। या आप ये बोल सकते हो कि किसी इंडस्ट्री की, किसी पर्टिकुलर कंपनी की, किसी कॉर्पोरेट की, हमारी इकोनॉमी के बारे में अगर आपको डाटा चाहिए, तो बैंक्स के थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो इसलिए इट वर्क्स एज एन इंफॉर्मेशन बैंक। इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स, हमने कहीं भी कोई वर्क करना है, या आप ये कह सकते हो कि
हमने बिना किसी डर के, अगर हमने कोई ट्रैवलिंग करनी है तो बिना किसी डर के हम जा सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हमारे पैसे चोरी हो जाएँगे या इधर-उधर हो सकते हैं। तो इस तरह से बैंक्स आपको एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम फैसिलिटी दे देता है, जिससे आप बिना डर के, बिना कोई प्रॉब्लम या कोई भी फाइनेंशियल इश्यू के आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हो। ऐसे ही सेम है ट्रैवलिंग एज़ अ गिफ्ट चेक। आपने किसी कोई बहुत अच्छा ओकेशन है और आप किसी को कैश के अंदर कुछ पेमेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है और आपको चेक दे देता है। वो चेक आप कल को हार्ड कैश में भी ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो इसको हम बोल देते हैं कि इट ट्रैवल्स एज़ ए गिफ्ट चेक। या आप किसी पर्सन को, आपको बहुत मन है कि किसी पर्सन को मैं हार्ड कैश दूँ या किसी स्पेशल ओकेशन पे, तो आप बैंक आपको ये गिफ्ट चेक इश्यू कर देगा, जिसको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल लेवल पे आपने सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना है, तो उसके लिए भी बैंक्स आपकी बहुत हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन के अंदर हमने कोई भी शेयर्स सेल परचेज करने हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने आउट ऑफ इंडिया डॉलर्स में करना है, तो हमारी रुपीस की करेंसी है, रुपीस की करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो सारा काम बैंक का होता है। तो एक पर्टिकुलर बैंक होते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक में जाके आप वो करेंसी अपने आप चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वन है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंक सर्विसेज के अंदर जो मर्चेंट बैंक्स के अंदर ये एज एन कंडक्ट करते हैं एज एन अंडरराइटर, या आपको लोन सर्विसेज दे देते हैं, या आपको एडवाइस देते हैं फॉर द लार्ज कॉर्पोरेशन एंड हाई फॉर किसी भी कॉर्पोरेशन के, किसी भी इंडस्ट्री के साथ अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करनी है, तो इसके अंदर एज ए एडवाइजर और आपको जो भी लोन फैसिलिटीज चाहिए वो सारे के सारे भी मर्चेंट बैंकिंग हो जाएगी। मीन्स ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। तो ये थे आपके सेकेंडरी फंक्शंस, जो एजेंसी फंक्शन थे और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज के फंक्शंस थे। अब हमने जो मेन प्राइमरी फंक्शंस थे और सेकेंडरी फंक्शंस थे वो हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन के अंदर अब हमारे पास आ जाएगा डेवलपमेंट फंक्शंस और मॉडर्न फंक्शंस। उसकी स्टडी करेंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा 3 क्लासेस के अंदर कमर्शियल बैंक्स का जो भी फंक्शंस थे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए आप यही फंक्शन सारे रीड कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।